गुड इवनिंग आप लोगों को। जब तक सभी नहीं जुड़ते हैं तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं जब तक ना जुड़ जाए सभी लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 के बाद शायद एलटी का पेपर हुआ नहीं होगा उत्तराखंड में। 2018 वाला जो पीबीएस हुआ है उसका हम आज देखते हैं, डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन का लेवल क्या है और उसमें हम कितने पढ़े हैं उसका भी एक बातचीत होगी। चलिए, अगर जब जुड़ेंगे तो देखेंगे, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें 30 क्वेश्चन आपका पेडागोजी से था, यानी शिक्षण विधि से था, या बाल शिक्षा जो भी शिक्षा विधि से है शिक्षण विधि से था। और बाकी कितना है, जितने भी क्वेश्चन आए थे वो आपके चारों सब्जेक्ट से, जो जनरल का पेपर था उनमें से आए। तो देखिए, पहले क्वेश्चन आप लोगों को 31 क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। देखिए, अभी तक क्वालिटी पूरा नहीं हुआ, फिर भी बहुत सारे चीज क्या होगा इन्हीं से आपको मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको करवाया भी हूँ जब टेस्ट वगैरह हुआ। लेकिन निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है, यानी क्या कहते हैं, जहां पे बाई कैमिनल लेजिस्लेटिव। बाई कैमिनल का मतलब होता है जहां पे विधानसभा भी हो और जहां पे विधान परिषद भी हो। जहां पे ये दोनों होता है उसको बाई केमिकल या द्विसदनात्मक कहा जाता है। देखिए, भारत में इस समय केवल 6 राज्य में है। पहले 8 राज्य में था, अब क्या है 6 राज्य में हो गए। कौन कौन से राज्य में है, देखिए इसमें से तो आपको दे रखे हैं। देखिए, जब ये क्वेश्चन बना था तब की बात के हिसाब से आपको आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर एक राज्य था। समझ लीजिएगा, जब बना था उस समय जम्मू कश्मीर भी क्या द्विसदनात्मक था। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, तो कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी। तो दो तो हो गए यहाँ पे, कर्नाटक और महाराष्ट्र में दो हो गए। तीसरा आपका उत्तर प्रदेश, कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी क्या है, द्विसदनात्मक विधायिका है और सबसे बड़ा है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद है तेलंगाना। वो हो गया होगा, कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और छठवा है आपका बिहार। वर्तमान में ये जो 6 राज्य है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार, ये जो 6 राज्य है ना, 6 राज्य में कैसा है, द्विसदनात्मक सदन है, जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। जैसे उत्तराखंड में केवल विधानसभा है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड में केवल विधानसभा है, लेकिन ये 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे बड़ा, अब राजन तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन 6 राज्यों में क्या है, द्विसदनात्मक क्या है, विधायिका है। इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा कह रहा है कि 1857 की क्रांति आरंभ हुआ, देखिए कितनी बार आपको बताया कि 1857 कब शुरू हुआ था, 10 मई को शुरू हुआ। कब शुरू हुआ था, 10 मई को। आपको बता कि 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ था। 10 मई को क्या है, मेरठ से शुरू हुआ था, और 11 मई को कहाँ पहुंचे थे, तो ये सभी राज्यों में क्यों नहीं है। देखिए समझिए, सभी राज्यों में क्यों नहीं है इसका, उस राज्य के विधान, अगर चाहे विधानसभा अगर चाहे तो उस राज्य में भी हो सकता है। कुछ राज्य चाहते हैं कि उनके जो लोग हैं वो ज्यादा प्रतिनिधित्व करके राजनीति में आए, इसलिए उसको बना दिया जाता है। कुछ राज्य नहीं चाहता है कि उसमें क्या होता है, जो बिल वगैरह होता है उसको पास होने में देरी लगता है,
तो अलग अलग राज्य का अलग अलग विचारधारा है, ठीक है। इसमें कोई ऐसे क्यों वाला सवाल नहीं होता है, कोई भी राज्य कभी भी बना सकता है। उत्तराखंड चाहे तो अपने जो विधान सभा है उसमें विधान परिषद भी लागू कर सकता है। इसके लिए देखिएगा हमारे यहाँ पे आर्टिकल, देखिए विधान परिषद के लिए क्या है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 169 अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के बारे में बताया गया है। तो कोई भी विधानसभा अपने राज्य में 169 आर्टिकल के माध्यम से विधान परिषद को क्या है स्थापित कर सकते हैं। ऐसे कोई जरूर नहीं है कि कोई करे चाहे ना करे, वो उस राज्य पर निर्भर करता है। ठीक है, क्यों नहीं है इसका कोई ऐसे जवाब नहीं है, राज्य पर निर्भर करता है। तो देखिए 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुआ था? 10 मई को प्रारंभ हुआ था। कहां से हुआ था प्रारंभ? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। आप लोगों को बताया था कहां से हुआ था, मेरठ से हुआ था। और 11 मई को कहां पहुंचते? ये लोग 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली पहुंच के जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको भारत का बादशाह घोषित करके क्या है युद्ध की घोषणा कर देता है। 10 मई कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से। और 11 मई कहां शुरू हुआ था? दिल्ली में। और अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर को क्या है मुगल बादशाह बना दिया, यानी पूरे भारत का बादशाह बना दिया गया। ये क्वेश्चन आपको हिस्ट्री में बताया था, ठीक है, उसको भी ध्यान रखिएगा। देखते हैं कितने क्वेश्चन हम लोग करे हैं, उन क्वेश्चनों का भी क्या है थोड़ा सा एक एवरेज लगा लेंगे कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। लास्ट में अगर हम 1-1.5 क्वेश्चन अगर इस तरह से कर लेंगे ना, उत्तर प्रदेश और यूपी के उत्तराखंड के जितने भी एलटी हो गया और लेक्चरर के पेपर अगर सभी मिल जाता है, उसी से देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन क्या होता है रिपीटिंग होता है। भारत में अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम स्थापित तेल परिशोधन की, देखिए ये हुआ है डिगबोई। देखिए भारत का पहला जो तेल शोधनशाला है, मतलब जिसको जहाँ पे रिफाइनरी लगा होता है, उसको कहाँ पे है? डिगबोई में। डिगबोई कहाँ पे है? असम में। डिगबोई कहाँ पे? असम में। बरौनी कहाँ? ये बिहार में है। बरौनी कहाँ पे है? बिहार में है। कोयली कहाँ पे है? कोयली आपका क्या है? गुजरात में है। ठीक है, ठीक है। इस समय सबसे ज्यादा बड़ा जो तेल शोधनशाला है वो है जामनगर। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधनशाला कौन सा है? जामनगर गुजरात में है, जो रिलायंस का है। किसका है? रिलायंस का। युद्ध हेतु व्यय क्या है? अगर युद्ध में कोई व्यय हो रहा है तो उसमें कोई उपयोगिता तो है नहीं, तो वो क्या है? धन का दुरुपयोग हो रहा है। भाई युद्ध करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, वो गोला बारूद इस्तेमाल होंगे, उससे उसका लाभ होगा, सबका क्या होगा? घाटा ही होगा। तो इसलिए क्या है, ऐसा क्या है दुरुपयोग है। जैसे आपको कौटिल्य कल बताते, कौटिल्य हमेशा क्या युद्ध के मूड में इसलिए रहता था कि राजा को क्या होता है? सुविधा मिलता है, देशभक्ति बना रहता है, इसलिए ऐसा माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 आप लोगों के सामने है और बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत है? ये है आपका देवीय सिद्धांत। कैसा सिद्धांत? देवीय सिद्धांत। राज्य पहले लोग मानते थे कि जो राजा होते हैं वो देवताओं के आशीर्वाद से बनते हैं, इसलिए राजा को क्या है भगवान का दूसरा दर्जा नहीं। जैसे देखिएगा बहुत सारी जगह पे राजाओं के क्या मंदिर बने होते थे, तो देवताओं का देवी उत्पत्ति माना जाता है पहले राज्यों का। तबकात ए नासरी के लेखक कौन है? देखिए तबकात एक नासरी के लेखक है मिनहाज उस सिराज। अल वरूनी ने कौन सा किताब लिखा है? आपको मेडुअल हिस्ट्री भी पढ़ाया नहीं हूँ, उसको भी जो मेन टॉपिक है आपको एक बार देख लेंगे। इन्होंने क्या लिखा? देखिए अल बरूनी सबसे पहले अरब विद्वान थे जिन्होंने भारतीय संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया था। अल बरूनी क्या है, मोहम्मद जो गजनबी थे उनके साथ भारत आए थे। तो मोहम्मद गजनबी के साथ कौन आए थे? अलवरूनी आता है। और अलवरूनी पहला व्यक्ति है जिन्होंने संस्कृत के जो ग्रंथ है, कह सकते हैं वैदिक ग्रंथों का क्या है मतलब अनुवाद भी किया था और क्या कहते हैं उसको अध्ययन किया। इन्होंने क्या लिखा है? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद लिखा, समझिए। बरनी क्या है? ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में था। बरनी क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के समय था। समझिए।
और अल बरूनी को याद रखिएगा, ये पहला मुस्लिम व्यक्ति है जिन्होंने क्या है संस्कृत किताबों का अध्ययन किया। और किसके समय पे आया था? महमूद गजनबी के समय। गजनबी के समय महमूद गजनबी ने क्या है सोमनाथ मंदिर को लूटा था। जो सोमनाथ मंदिर है उसको लूटने का काम किसने किया था? महमूद गजनबी ने किया। विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO कहता है, आपको बताया था, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा। WTO क्या करता है देखिएगा, ये क्या करता है, जो दूसरे एक देश और दूसरे देशों के बीच में व्यापार को सुगमता बनाता है। क्या करता है? व्यापार को सुगमता बनाने का काम कौन करता है? व्यापार सुगमता को बनाने का काम कौन करता है? विश्व में सुगमता को बनाने का काम कौन करता है? ये करता है WTO। तो WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में है, इसको ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन भी आपको बताया। अब ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाता, खाता मतलब अकाउंट, राष्ट्रीय आय माप की सामाजिक लेखांकन विधि में सम्मिलित नहीं है? सामाजिक लेखांकन बोल रहा है, उसको कहते हैं सोशल ऑडिट। आपको बता दें कि सोशल ऑडिट क्या है? तो जनता द्वारा उसका किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो शेष विश्व खाता होता है ये नहीं होता है। शेष विश्व खाता इसमें नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बाकी चलिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया? देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग बनाया गया था उसका गठन किया था 1992 में। ठीक है। और जयंती पटनायक, जयंती पटनायक पहले क्या अध्यक्ष बनी थी? जयंती पटनायक क्या है? मानव, एक मिनट, मानवाधिकार आयोग का इसका, ठीक है, जो मानवाधिकार आयोग था वो बना था रंगनाथ मिश्र बने थे। मानवाधिकार वाला और महिला वाला जरा कंफ्यूज हो जाता है। तो रंगनाथ मिश्र बने थे उनके पहले अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो बना। अब हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? देखिए हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा, जब हुमायूं जब उनका डेथ हुआ था तो उनका मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। सही बात समझिए। तो हुमायूं का जो मकबरा है वो बनवाया था इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हुमायूं का मकबरा उनकी पत्नी ने बनाया था जिसका नाम था हमीदा बानो। हमीदा बानो ने बनवाया था कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, आप लोगों को सबका मकबरा बता दिया था। आप लोगों को बता दें बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? काबुल में है। बाबर का काबुल में है। हुमायूं का कहाँ पे है? अभी आपको बताया दिल्ली में है। कभी कभी मिलन करने के लिए पूछ लेता है या कभी कभी पूछ लेता है। अकबर का कहाँ पे है? सिकंदरा में। सिकंदरा। उसके बाद जहांगीर का कहाँ पे है? ये है आपका लाहौर में है। फिर आता है शाहजहां का कहाँ पे है? ये आपका कहाँ पे है? ये आगरा में है। जो ताजमहल है ताजमहल में है उनकी पत्नी और उनकी दोनों थी। औरंगजेब का कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद। ये जो मुख्य मुख्य जो मुगल बादशाह हुए हैं उनके मकबरा, मकबरा जहाँ पे उनको दफनाया जाता है, राज परिवार के लोगों को जहाँ दफनाया जाता है उसको मकबरा कहा जाता है। तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? बुजुर्ग में से कोई नहीं है, हमीदा बानो बेगम ने बनाया था ना, हमीदा बानो बेगम ने बनाया था। ध्यान दीजिएगा, हमीदा बानो बेगम के द्वारा इसको बनवाया गया था जो हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना। आपको पता है कि जो हमारे यहाँ पे जो बिग बैंग थ्योरी है उसका भी पूछा गया कि उसने किसने दिया था सिद्धांत को। देखिए आपको पता है कि बिग बैंग थ्योरी का जो सिद्धांत दिया गया था, आपको पता है कि जिसको महाविस्फोट या महान विस्फोट कहा जाता है, ये दिया गया था लाप्लास के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? लाप्लास के द्वारा।
अगला है बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्नलिखित में से किस संगठन, देखिए बैंकों में जो ग्राहक आए मतलब ग्राहकों का, देखिए आप लोग जानते हैं सरकारी बैंकों में आज थोड़ा सा वो ठीक ठाक हुआ है, पहले तो और बहुत ज्यादा कि आम लोगों को पूछते ही नहीं थे, तो इसके लिए राजा चलैया समिति बनाया गया था। उसका राजा चलैया समिति बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य, देखिए उसी दिन आपको बता कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य बताया, निर्वाचन क्षेत्र का परिशुभन करना, ये सही है कि नहीं है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, नामांकन पत्रों की जांच करना, सभी है। ये सारे क्या होता है आपको उस दिन निर्वाचन आयोग के कार्य में आपको बताया, तो ध्यान रखिएगा, जहां पे समझ में नहीं आए आप लोग पूछेगा, इसलिए क्वेश्चन कराने से क्या होता है कि उसके आसपास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी क्या है कवर हो जाते हैं। इसलिए अभी देखिएगा 1 तारीख से क्या होता है रोज एक क्लास इसका होगा। अलाई दरवाजा किसने, देखिए अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, कहाँ बनाया था, दिल्ली में। दिल्ली में जो कुतुब मीनार आप लोग अगर देखे होंगे तो उसके बगल में अलाई दरवाजा बनाया गया था। एक है बुलंद दरवाजा, किसने बनाया था, बुलंद दरवाजा ये बनवाया था अकबर ने, किसने बनाया था, अकबर ने। देखिए ये क्या है फतेहपुर सीकरी में है, कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी में है, जो आगरा के नजदीक है, जहाँ पे बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा दरवाजा बनाया था, अलाई दरवाजा, और ये कहाँ पे है, दिल्ली में, इसको याद रखिए। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, ये है द्रास, जो लद्दाख में है। द्रास क्या है, भारत का सबसे ठंडा है। निकली में से कौन सा देश भारत के विदेश व्यापार में सबसे बड़ा, क्योंकि इस समय भारत का सबसे बड़ा जो विदेशी व्यापार में सहयोगी है वो है चीन। कौन सा है, चीन। चीन क्या है, भारत के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करता है, तो कौन सा हो जाएगा, चीन हो जाएगा भारत के साथ सबसे ज्यादा व्यापार करने वाला देश। अगला देखिएगा, ये बोल रहा है कि भारत, देखिए आपको पता कि यूनियन ऑफ स्टेट बताया था भारत, यानी यूनियन क्या होना चाहिए, शक्ति केंद्र के पास ज्यादा होना चाहिए, लेकिन किस परिस्थिति में सभी शक्ति केंद्र के पास हो जाए उसे कहते हैं संघात्मक कहा जाता है। भारतीय संघात्मक कैसे, एकात्मक, एकात्मक मतलब सभी शक्ति के केंद्र सरकार के पास, एकात्मक मतलब होता है सभी शक्ति किसके पास होता है, केंद्र के पास, और संघात्मक का मतलब होता है केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। अब देखिए जब हमारे देश में आपातकाल लागू होगा ना, तो सभी शक्ति किसके पास चला जाएगा, केंद्र के पास चला जाएगा। सामान्य निर्वाचन के समय ऐसा होता है क्या, सामान्य निर्वाचन के समय सभी शक्ति केंद्र के पास चला जाता है, 2/3 राज्य द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर, ठीक है, ये तीनों विधि से क्या होता है, एकात्मक हो सकता है कि हम सभी शक्ति के केंद्र को छूट दे रहे हैं, तो ऐसे हो सकता है। सामान्य निर्वाचन के समय भी होता है, उस समय क्या होता है, इसके जो होता है पुलिस वो काम नहीं करते हैं। नागानंद और रत्नावली लेखक है, ये हर्षवर्धन ने लिखा है। हर्षवर्धन कहाँ का राजा था, ये हर्षवर्धन उत्तर भारत के राजा था, इनका जो राजधानी कहाँ था, कन्नौज, आपको बता दें। और कन्नौज गंगा नदी किनारे बसा है, कौन सी नदी के किनारे बसा है, गंगा नदी, और इसे चित्र नगरी कहा जाता है, या फिर परफ्यूम बना जाता है, या इसको महोदया नगर कहा जाता है, महोदया नगर भी कहा जाता है। अभी अखिलेश यादव यहाँ से सांसद भी है, चित्र बना जाता है, परफ्यूम वगैरह इसमें बहुत फेमस है। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है, देखिए खेतरी क्या है, तावा के लिए प्रसिद्ध, तावा के लिए क्या है, खेतरी बहुत प्रसिद्ध, समझे। तावा के लिए ये खेतरी कहाँ पे है, ये खेतरी राजस्थान में है। खेतरी अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। तावा यानी जो कॉपर है उसके लिए ये फेमस है। खेतरी किसके लिए फेमस है, कॉपर के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, बढ़ते प्रतिफल का नियम किसने संदर्भित किया था, यानी प्रतिफल मतलब रिजल्ट, ये रिटर्न या रिजल्ट जिसे कह सकते हैं। इसको देखिए क्या होगा, बढ़ते प्रतिफल का मतलब होता है कि जो उत्पादक होते हैं, जो मतलब प्रोड्यूसर होते हैं, वो क्या है, अधिक से अधिक सामान को बनाते हैं, तो इससे क्या हुआ, जो सामान की जो लागत होगी ना वो कम हो जाएगी। भाई सामान की लागत अगर कम हो जाएगा तो ज्यादा उत्पादन करेगा, लेकिन मानिएगा एक पेन बनाने में अगर 5 रुपए लगता है,
और एक पेन बनाने में क्या है 7 रुपए लगता है। तो बताइए अगर पेन का जब लागत 7 रुपए होगा तो पेनों की संख्या कम हो जाएगा, और पेन जब क्या होता है 5 रुपए उसका लागत हो जाएगा तो पेनों की संख्या ज्यादा बनने लगेंगे। तो क्या घटती लागत नियम पर जो जब क्या होता है लागत घट जाए तब इसका नियम के प्राकृतिक स्वतंत्रता का मुख्य प्रतिपादक है। देखिएगा कौन बताया था, प्लेटो। प्लेटो में आपको बता देना कि प्लेटो ने क्या है प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात, नेचुरल की बात बताया। तो किसने दिया, प्लेटो ने दिया था। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार मिला। देखिए ये चाय और चीन के साथ व्यापार, इसका अधिकार मिला, चाय और चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार मिला था कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। इससे चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार का एक अधिकार मिला था 1835 के अधिनियम के माध्यम से कंपनी को। और आपको मालूम होगा 1835 जब अधिनियम लाया गया था तो उसमें विलियम बेंटिक क्या थे, गवर्नर जनरल थे। कौन थे, विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक आप जानते हैं सती प्रथा का उन्मूलन में महत्वपूर्ण साथ दिया था राजा राममोहन राय को। और जो विलियम बेंटिक है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है, ये भी आपको लिखा है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, विलियम बेंटिक है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन है, वॉरेन हेस्टिंग। भारत का पहला वायसराय कौन है, लॉर्ड कैनिंग। तो ये सब आपको याद करना है, ये सब बताया हुआ चीज है, इसको याद करते रहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे फिर बोलेंगे हमने तो भूल गए। भूलने से काम नहीं चलेगा, समझ आ गया कि अब ज्यादा ज्यादा रिविजन कीजिए। अगला है वर्ष 2011 की जनगणना में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें साक्षरता सबसे कम है। तो इन राज्यों में अगर देखा जाए तो बिहार का कम है, ये लोग आप सब जानते हैं बिहार का कमी है। बिहार का क्या है, सबसे साक्षरता दर कम है, इसको भी याद रखना। बिहार का साक्षरता दर क्या है, सबसे कम। अगला है सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन है, ये गोसेन है। तो बताइए सम सीमांत का मतलब क्या होता है, सीमांत जिसको मार्जिनल कहते हैं। आप कोई भी चीज को उपयोगित करेंगे तो उसका मार्जिन अगर कम होगा तो आप सामान को ज्यादा खरीदेंगे, मार्जिन अगर ज्यादा हो जाएगा तो सामान को क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। तो मार्जिन कहते हैं इसको, सीमांत का मतलब मार्जिन। जैसे आप एक उदाहरण समझिएगा, एक व्यक्ति 6 रोटी खाता है और वो क्या है 4 रोटी से उसका पेट भर जाता है, लेकिन क्या है वो 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेता है। एक व्यक्ति 4 रोटी खाता है लेकिन उसको 3 रोटी मिलती है। तो जब वो ज्यादा रोटी खा जाएगा ना तो उसका मार्जिन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर देखा जाए तो उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए, और जो क्या होगा उपभोक्ता की दृष्टि से देखा जाए तो क्या होगा, ये वाला जो 6 रोटी खाएंगे वो ज्यादा खा लिया तो इसमें क्या लागत ज्यादा आ जाएगा। ये क्या है, मार्जिन होता है कि आप लोग भी देखते कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें मार्जिन देख के सामान खरीदते कि इसमें कितना मुझे लाभ हो रहा है। मार्जिन जैसे मान लेते हैं एक बिस्किट का पैकेट आपने खरीदा 5 रुपए में, उसको कम से कम 8 रुपए में नहीं बेचेंगे तो आपका मार्जिन नहीं बचेगा। बचेगा क्या, बचेगा नहीं बच पाएगा। अगर एक 5 रुपए का पैकेट का बिस्किट खरीद कर आप 4 रुपए में बेचेंगे तो आपको घाटा होगा, लॉस हो जाएगा ना। कभी कभी क्या होता है जो कपड़े वगैरह आता है उसमें 50% मार्जिन होता है या 100% मार्जिन हो जाता है। 100 रुपए का अपने 200 रुपए में बेच देते हैं तो मार्जिन क्या होगा, 100 रुपए हो गया। 100 रुपए का अपने अगर 200 रुपए में बेचते हैं तो 200 रुपए का मार्जिन होगा। मार्जिन मतलब क्या होगा, ज्यादा कमाना, सीमांत इसे कहा जाता है। आगे देखिए उत्तराखंड में निम्नलिखित में कौन सा संस्था प्रत्यक्ष परतंत्र के लक्षणों से युक्त, देखिए इसमें प्रत्यक्ष कौन सा है। ग्राम सभा में जो ग्राम सभा के प्रधान होते हैं उसका चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष क्वेश्चन में ही क्लास में बताया। नगर पंचायत का भी प्रत्यक्ष होता है, नगर निगम का भी प्रत्यक्ष होता है, तो सब प्रत्यक्ष है। भाई नगर निगम के जो मेयर का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष करते हैं ना उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात देखिए स्पष्ट रूप में लिखा हुआ। अगर यही चीज अगर क्या दिल्ली में पूछता है तो क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष लगाते हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं होता है, अलग अलग राज्य में इसका अलग अलग प्रोसेस है। तो उत्तराखंड में क्या है, ये भी क्या होता है ग्राम प्रधान भी प्रत्यक्ष जनता द्वारा चुनते हैं। नगर पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं उनको भी प्रत्यक्ष चुना जाता है, और जो नगर निगम के जो मेयर होते हैं उनको भी प्रत्यक्ष चुना जाता है। लेकिन उस दिन क्वेश्चन बताया था और यही क्वेश्चन क्या इसमें भी पूछा गया। गुप्त काल को स्वर्ण काल किसने कहा, देखिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा, बी ए स्मिथ।
क्योंकि गुप्त काल में क्या है, कला और साहित्य में अत्यधिक वृद्धि हुआ था, कला और साहित्य में बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ। आपको बता था कि क्या है, उस समय बहुत सारे पुस्तक लिखे गए थे, जैसे आपका कालिदास बताया था, उसका विष्णुगुप्त बताया था, पंचतंत्र के बारे में बताया था, बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए थे। और कला में आपको मंदिर निर्माण कला बताया था, मंदिरों का जो निर्माण हुआ था, चाहे वो नागर शैली हो, बेसर शैली हो, द्रविड़ शैली हो, सबका विकास कहाँ से हुआ, गुप्त काल से शुरू हुआ। गुप्त काल में क्या है, रामायण और महाभारत का अंतिम रूप से क्या है, संकलन भी किया गया था, ये भी आपको बताया था। क्वेश्चन को जो जो बताया गया है उसको एकदम रट लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है मुंडा जनजाति निवास करते थे, कि मुंडा, बिरसा मुंडा का नाम से आप लोग जानते हैं। तो मुंडा जो जनजाति है ये आपको झारखंड में रहती है। बिरसा मुंडा कहाँ से समझे थे, झारखंड से। तो मुंडा जनजाति कहाँ है, मुंडा हो गया, सांथाल हो गया, ये झारखंड से। झारखंड में क्या हो गया, मुंडा, उसके बाद सांथाल, उसके बाद हो, ये सब क्या है यहाँ पे। उत्तराखंड में जानते हैं, उत्तराखंड में क्या है, थारू, उसके बाद जोनसारी जो मेन मेन है, उसके बाद भोटिया। देखिए भोटिया और भूटिया में अंतर है, भोटिया उत्तराखंड में है, भूटिया सिक्किम में है, समझिएगा। उत्तर प्रदेश में कौन सा है, उत्तर प्रदेश में भी थारू पाए जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे सहारिया पाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे गोंड पाया जाता है, समझिए। मध्य प्रदेश में भील पाया जाता है, गोंड पाया जाता है, ये सब जनजातियां। उत्तराखंड में और दो जनजातियां हैं, एक जनजाति आप जानते हैं थारू हो गया, भुक्शा उसे कहते हैं, भुक्शा हो गया, और तीसरा है राजपूत, पांचवा है राजपूत। ये पांच जनजाति उत्तराखंड में पाया जाता है, पांचों को ध्यान रखिए। भोटिया और भूटिया में अंदर देखिए, भूटिया कहाँ होते हैं, भूटिया, भूटिया होते हैं सिक्किम या दार्जिलिंग वाले क्षेत्र में पाया जाता है, सिक्किम या दार्जिलिंग में पाया जाता है, मान लीजिएगा। ये है भूटिया, और भोटिया कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है। इसको भी आप लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, करेक्ट, जो सूचकांक होता है जिसको इंडेक्स कहा जाता है, उसका आधार क्या होता है, वो आधार हमेशा 100 को लेके चलते हैं। ये भी आपका टॉपिक है, सांख्यिकी वाला एक टॉपिक है आपका इकोनॉमिक्स में। तो इंडेक्स क्या होता है, हमेशा उसका बेस कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, इसका बेस आप बोलो, ये बेस क्या चीज होता है, बोलो समझ लीजिए। मान लेते हैं आपने 2020 से क्या है जॉब करना शुरू कर दिया। आप मानिए कोई भी किसी को मान लिया, अपने आप को मत लीजिएगा। तो मान लीजिए कि 2020 में आपका सैलरी कितना है था, 10,000 रुपए। इसको 100 पॉइंट मान के चलिए, 10,000 को क्या है 100 पॉइंट मान के चलिए। और आज क्या है 2024 में आपका सैलरी कितना हो गया, आपको मतलब कुछ कभी सैलरी मान लीजिए 15,000 रुपए में, कितना हो गया 15,000। अभी कितने साल हो गए इसमें, 4 साल में आपके सैलरी में कितनी वृद्धि हुई, 4 साल में आपकी सैलरी में 5,000 वृद्धि हुई। तो 4 साल में 5,000 वृद्धि हुआ, तो 100 मानकर जब चल रहा है इसी को, तो उसी हिसाब से क्या होगा, 4 साल में आपके सैलरी में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, तो आप यहाँ से लगा दे। तो इसके लिए क्या होगा कि जो मूल सैलरी है उसको लगाएंगे, और जो सैलरी में जो डिफरेंस है उसको 100 से क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके सैलरी का परसेंटेज आ जाएगा। इसको निकालने का तरीका क्या है, 5,000 हो गया, क्या है 5,000 आपका क्या है सैलरी में अंतर। देखिए ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन क्या होता है इतना ज्यादा अंतर नहीं होता है 5,000। तो 5,000 सैलरी में इंक्रीज हुआ, और टोटल सैलरी कितना था 10,000 रुपये, और उसको 100 से करेंगे तो ये हो जाएगा। तो 50% क्या होगा, सैलरी से वृद्धि है। 4 साल में आपके सैलरी में कितने परसेंट वृद्धि हुआ, 50%। उसी हिसाब से महंगाई वगैरह क्या होता है इस सूचकांक से निकला था। जैसे मान लेते हैं कि आप 2000, हम लोग 2010 में 1 लीटर जो दूध है वो क्या है 30 रुपए में खरीदते थे,
और 2024 में हम वही दूध क्या है आज एक दूध 60 रुपए में खरीद रहे हैं। तो 4 साल में कितना डिफरेंस हुआ, तो इसका अनुमान क्या हम लगा सकते हैं। तो इसको क्या जो महंगाई वगैरह होते हैं ना, तो उसको निकालने के लिए आधार वर्ष को लगा या किसी भी क्या होता कोई भी व्यक्ति अपने सैलरी या इनकम को भी आधार मान के चले, वो इससे उनका मालूम चले कि क्या क्या होगा, कि मेरा क्या होगा, कि मैं अपने लाइफ में कितना प्रोग्रेस कर रहा हूँ, और जो महंगाई है उस महंगाई के हिसाब से क्या मेरा सैलरी एडजस्ट करता है कि नहीं करता है, ये भी देखा जा सकता है। इसको भी आप मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता, देखिए आपको उस दिन बताया था न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता का प्रमुख साधन क्या है, जनहित याचिका। पीआईएल आपको बताया था, पीएन भगवती उसने लाया था, पीएन भगवती लाया था, आपको बताया था। और ये किस देश का नीति है, ये यूएसए से लिया गया है। कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। जनहित याचिका होता है कि जब कोई गरीब व्यक्ति, आसान व्यक्ति, वंचित व्यक्ति अपने केस लड़ नहीं पाते, तो उनको कोई भी व्यक्ति उसको लड़ सकता है। इसको क्या कहता है, जनहित याचिका या पीआईएल कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। कहीं कहीं फुल फॉर्म भी पूछ देगा तो इसको भी ध्यान देगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है इसे। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना कब हुआ, देखिए प्रांतों में जो द्वैत शासन है वो 1919 के अधिनियम में हुआ था। और जो 1935 के अधिनियम में क्या होगा, ये केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया। केंद्र में 1935 का अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया था, और 1919 में क्या है, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। इसको भी याद रखिए। कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग तुरंत पूछिएगा उसको। आप लोग को कुछ लग रहा है कि कुछ पढ़े हैं। अगला देखिए क्वेश्चन बोले कि ल्याप्चा जनजाति किस राज्य में पाया जाता है। ल्याप्चा, देखिए ल्याप्चा जनजाति आपका पाया जाता है सिक्किम में। सिक्किम में क्या है, ल्याप्चा पाया जाता है। तो सिक्किम में क्या है, ल्याप्चा आपके पाया जाता है। उत्तराखंड में बता दिया हूँ। ठीक है। हिमाचल में एक जनजाति, गद्दी जनजाति, बार बार पूछता है, गद्दी जनजाति कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश। खाद्य वस्तुओं की मांग से आय बेलोच होती है, इसका प्रतिवेदन किया था। देखिए क्या है, बोल रहे कि जो खाद्य वस्तु है उसमें बेलोच मतलब लोच, जो आपको पता था, इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहते हैं, इसका प्रतिपादन किसने किया था, इसका प्रतिपादन किया था आपके एंजल्स के नियम के अनुसार किया गया। ठीक है। किसने कहा स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। ठीक है। कह रहा है कि स्वतंत्रता जो है ना वो क्या है, अति शासन। अति शासन मतलब क्या होता है, जो लिबर्टी इज द अपोजिट ऑफ आवर गवर्नमेंट। जो स्वतंत्रता है वो क्या होता है, शासन के विपरीत चीज है। यानी शासन क्या कहता है कि हमेशा लोगों को स्वतंत्रता कम देना चाहता है, लेकिन क्या है, लोग ज्यादा स्वतंत्रता की मांग करते हैं। तो किसने दिया, लॉस्की ने दिया। देखिए लॉस्की आपके इसमें है नहीं, पहले शायद सिलेबस में ये रहे होंगे, नए सिलेबस में है नहीं। नए सिलेबस में आपके केवल 5 थिंकर है, उसको याद रखिएगा। कौन कौन सा थिंकर है, एक आपका प्लेटो है, एक आपका अरस्तु है, और भारत के 3 थिंकर है, कौटिल्य, उसके बाद महात्मा गांधी और अम्बेडकर। तो पहले के सिलेबस को मुझसे शायद रहा हो, उसको ध्यान रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी को देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय जब खत्म हुआ तो उनके स्थान पे कौन उसका पुत्र कुमारगुप्त बना था। कुमारगुप्त ने क्या बनाया था, नालंदा विश्वविद्यालय। किसको बना था, नालंदा विश्वविद्यालय इन्होंने बनाया था। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, ये आपके बिहार में। अभी देखिए चर्चा भी है, बिहार में इसका फिर से इनोग्रेशन किया गया है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या है, अश्वमेध यज्ञ किया था, और इन्हें इनके समय पे इनके दरबार में कालिदास रहते थे। कालिदास, कालिदास इनके दरबार में थे, और इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। नवरत्न, नो प्रसिद्ध विद्वान इनके दरबार में रहते थे। इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। आपको पूरा कहानी बताते कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या स्त्री भेद बना के अपने भाभी को बचाया था, बाद में उसने अपने भाभी से शादी कर लिया था, ये सब करके बताया। समुद्रगुप्त को क्या कहा था, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये आपको बताया। और इनके प्रशंसा में क्या है, प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है। स्कंदगुप्त को क्या कहा था, लेकिन स्कंदगुप्त ने शकों को हराया था। शकों नहीं, हुनों को हराया था।
इन्होंने हुनों को हराया था। इसको हराया था हुनों को। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, इन्होंने इनको क्या शकारी कर दिया, शकारी शकों को हराया। ये भी आप लोगों को लिखना दिया। हिमालय पर्वत क्रम में निम्नलिखित से किससे संबंधित है? हिमालय पर्वत कैसा है? ब्लॉक पर्वत। कैसे पर्वत है? ब्लॉक पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत हमारे देश में एक भी नहीं है कहाँ पे है? एक दो है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी तो नहीं है। हिमालय अंडमान निकोबार में आपको पता गलित था। पर्वत हुआ ना, एक है नरकुंडम, मोदार। नरकुंडम कुंडम, और एक है बैरन। ये भारत का क्या है? ज्वालामुखी क्षेत्र है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। ठीक है। मोरदर भी अब भारत में ये नहीं पाया जाता। फोल्डेड जैसे कहा जाता है। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट निगम है, नोट को छापने का विधि क्या है? आपको बता कि भारत के क्या है, न्यूनतम कोष के आधार पर क्या होता है, इसको छापा जाता है। आपको बता कि भारतीय रिजर्व बैंक को 200 करोड़ रुपए का, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, उसको मैंने गलती बोल दिया। ये क्या है, हिमालय कोल्ड माउंटेन है, मोर लिखा ना तो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। कोल्ड है, कोल्ड कोल्ड वाला, तो ब्लैक मत लिखिएगा। ब्लैक पर्वत दोनों तरफ से खाई होता है। ठीक है। आरबीआई आपको बताया था कि इनमें न्यूनतम कोष प्रणाली होना चाहिए था, उसमें 200 करोड़ रुपए का क्या होना चाहिए, उनके पास रिजर्व होना चाहिए। उसमें से क्या है, 115 करोड़ रुपए क्या होना चाहिए, फॉरेन करेंसी के रूप में रिजर्व होना चाहिए। और 85 करोड़ रुपए का क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए। तभी क्या होता है, वो नोट छपा सकते हैं। उससे अगर कम उनके पास रिजर्व होगा तो आरबीआई कोई नोट प्रिंट नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, न्यूनतम कोष प्रणाली के नियम से होता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के आधार पर क्या होता है, आरबीआई नोट को छापते हैं। तो 200 करोड़ रुपए उनके पास क्या होता है, मिनिमम रिजर्व उनके पास होना चाहिए आरबीआई के। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था। पहले कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था, बाद में 1937 में इसको मुंबई लाया गया। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता, इसको साफ्टा कहते हैं, कब प्रभावी होने, कब बना? देखिए करंट से भी क्या था, नजदीक नजदीक क्वेश्चन भी पूछा गया। तो देखिए साफ्टा जो बना था ये 2007 में बना था। ये क्या है, जो दक्षिण एशिया तो जो देश है उनके मुक्त व्यापार का मतलब होता है, जो सीमा शुल्क होता है ना उसको समाप्त करना होता है, सीमा शुल्क को कम करना होता है। जिसको कम करने से क्या होता है, देखिए सीमा शुल्क कारण क्या होता है, महंगा हो जाता है वस्तु। जैसे कैसे देखिए, ये भारत का बॉर्डर है, मान लेते हैं कोई सिंगापुर से कोई सामान आ रहा होगा। सिंगापुर में एक कार बन रहा है, 10 लाख 5 लाख रुपए का कार बना, और भारत सरकार ने क्या बोला कि हम सीमा शुल्क क्या लगा देंगे, इस कार का जितना प्राइस है उसका 50% लगा देंगे। तो 50% करेंगे तो क्या 2.5 लाख रुपए और हो जाएगा। तो भारत में ये कार कितने का हो जाएगा, 7.5 लाख रुपए का हो जाएगा। अगर ये पे आप 25% कर देंगे तो कम हो जाएगा, जितना कम करेंगे उतना हो जाएगा। तो धन्यवाद, सीमा शुल्क जितना बढ़ा देंगे विदेशी वस्तु उस देश में क्या उतना महंगे हो जाएंगे, और सीमा शुल्क अगर कम कर देंगे तो क्या होगा, बाहरी जो वस्तु होता है देश में उसके सस्ता हो जाता है। तो सीमा शुल्क पर निर्भर करता है। आप लोग देखोगे टेस्ला जो कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाता है, जो एलन मस्क का है, वो भी क्या है भारत में, ये उनका कंपनी है चाइना में, और उसके भारत में लाने की बात करें तो भारत सरकार ने बोला कि हम उसमें 100% क्या करेंगे, सीमा शुल्क लगाएंगे। 35 लाख का टेस्ला है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और वो भारत में आ जाएगा तो क्या 100% लगाएंगे तो 35 का 70 लाख रुपए हो जाएगा। तो कितना महंगा हो जाएगा। और भारत सरकार क्या अगर उसको जीरो टैक्स कर दे, सीमा शुल्क कर दे, तो 35 लाख में भारत में बिकेगा। लेकिन इसका